चालू है, चालू है। स्टार्ट करते हैं। लोगों ने देख लिया? कल का सेशन किसी का छूटा तो नहीं? जिसका छूटा हो वो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके कल का सेशन इम्पोर्टेंटली देख ले। ठीक है, मैंने कल के सेशन में 2 दिन से हम क्या सिर्फ बेसिक किया था कि बीआरएस क्यों जरूरी है, क्यों बनाते हैं, क्यों हमें बीआरएस की आवश्यकता है। ठीक है, हमने ये चीज कल के सेशन से देख ली थी। कल हमने एक चीज और करी थी, हमने कल बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया था। कल हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया था। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा था? जब भी हम बीआरएस बनाते हैं तो 3 चीजें रखते हैं अपने पास। 3 चीजें कौन सी होती हैं हमारी? सबसे पहली कैश बुक। उस पीरियड की कैश बुक हमारे पास होनी चाहिए जिस पीरियड का हम बीआरएस बना रहे हैं। ठीक है, उस पीरियड की कैश बुक हमारे पास होनी चाहिए ये। ठीक है, अगर 30 अप्रैल का बीआरएस बना रहे हैं तो जिस पीरियड का बना रहे हैं उस पीरियड की कैश बुक हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट पासबुक उस पीरियड का हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पिछले पीरियड का। अगर 1 अप्रैल से बीआरएस बना रहे हैं, 1 अप्रैल से मिलान कर रहे हैं, तो हमारे पास 31 मार्च का बीआरएस अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, इन चीजों की। और एक चीज और हमने देखी थी, कैश बुक का अगर कंबाइंड बैलेंस है तो उसके हमें अलग अलग करना है। कैश बुक का कंबाइंड बैलेंस है तो उसे हमें अलग अलग करना है। मतलब जो बैंक रिकंसिलिएशन बनता है वो क्या बनता है? वो ऐसा बनता है कि हमारी कैश बुक में बैंक का बैलेंस और बैंक में हमारा बैंक बैलेंस, इन दोनों का मिलान करना है।
तो किसी एक ही बैंक का बनता है, ठीक है। आपकी कैश बुक में हो सकता है 8 बैंक चल रहे हो या 10 बैंक चल रहे हो, लेकिन जो BRS बनेगा वो बैंक वाइज बनेगा, बैंक वार बनता है, ठीक है। हर बैंक का BRS अलग अलग बनता है, हर बैंक का BRS हमारा अलग अलग बनता है, ठीक। चलिए, अब आ गए थे हम BRS के बेसिक कॉन्सेप्ट पे। अब आ गए थे हम BRS के बेसिक कॉन्सेप्ट में। वो क्या था हमारा, सबसे ऊपर हम लिखते हैं अंतिम शेष राशि कैश बुक की। अब ये कैश बुक की अंतिम शेष राशि कुल मत लिखिएगा, कुल मत लिखिएगा, क्योंकि इसमें 8-10 बैलेंस का होगा। ये केवल उस किसका आएगा, केवल उस बैंक का आएगा जिस बैंक का आप बना रहे हैं, ठीक है। जिस बैंक का आप बैंक बैलेंस बना रहे हैं उसी बैंक का कैश बुक का बैलेंस लीजिएगा, ठीक है, उसी बैंक का बैलेंस लीजिएगा, ठीक है। पता ये ऐसा मत लीजिएगा कि कैश बुक का बैलेंस तो किसी और बैंक का है और बैंक स्टेटमेंट आप किसी और से मैच कर रहे हो, तो जीवन में नहीं कभी BRS बनेगा, ठीक है। तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिएगा। फिर मैंने आपको बताया था BRS में हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या, दो चीजें प्लस होती हैं, दो चीजें माइनस होती हैं। चीजों का मतलब दो कॉन्सेप्ट प्लस होते हैं, दो कॉन्सेप्ट माइनस होते हैं, ठीक है। उसमें पहला कॉन्सेप्ट किस चीज से संबंधित है, वो ये है, कैश बुक से संबंधित है। किस चीज से संबंधित है, आपका कैश बुक से संबंधित है, ठीक है। क्या बोलता है ये कॉन्सेप्ट में, क्या होता है, कैश बुक में एंट्री बैंक में एंट्री नहीं है, मतलब हमारी अनटिक जो रह गई है एंट्री, वो किस चीज में रह गई है, बैंक में। कैश बुक में तो है एंट्री, लेकिन बैंक में इसकी एंट्री नहीं है। तो वो क्या है, देख लीजिए, कैश बुक में भुगतान, कैश बुक में भुगतान और बैंक से निकासी नहीं। आपने चेक काटा अपना, आपकी नगर पालिका ने चेक काटा, ठेकेदार को दिया, ठेकेदार ने अभी तक वो बैंक में जमा ही नहीं करा, तो आपने अपनी कैश बुक में तो एंट्री करके उसे घटा दिया, आपने अपनी कैश बुक में एंट्री करके उस चीज को घटा दी, ठीक है। परंतु बैंक ने आपके बैंक बैलेंस से नहीं घटाया, क्यों, क्योंकि अभी तक उसने चेक क्लियर नहीं करा, ठीक है। बैंक जो एंट्री करता है वो कैश बेसिस करता है, बैंक हमेशा एंट्री जो करता है वो कैश बेसिस करता है, ठीक है। आप लोग करते हैं एक्रूवल बेसिस, आप लोग करते हैं एक्रूवल बेसिस, जो हम सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं एक्रूवल बेसिस। अगर हम भी कैश बेसिस करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब वो बैंक से निकलता तब हम एंट्री करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, जिस दिन हमने चेक काटा, जिस दिन हमने चेक काटा उसी दिन हम अपने आप को घटा लेते हैं, अपनी कैश बुक को घटा लेते हैं। लेकिन बैंक ऐसा नहीं करता, बैंक क्या करता है, जिस दिन उसके खाते में पैसे आए और जिस दिन उससे यहाँ पे चेक लगा और क्लियर हुआ, उसी दिन वो आपके बैंक अकाउंट से घटाएगा पैसे, ठीक है। तो पहला था कैश बुक से भुगतान परंतु बैंक से निकासी नहीं, उसका अपन ने एक एग्जांपल देखा था। क्या था वो एग्जांपल, कैश बुक से भुगतान बैंक से निकासी। हमने एक चेक काटा था, कितने का काटा था, 10,000 रुपए का चेक काटा था हमने 10,000 रुपए का चेक काटा था, लेकिन बैंक में नहीं लगा था, तो बैंक से नहीं घटा, बैंक से नहीं घटा, लेकिन हमारी कैश बुक से तो घटा दिया हमने। तो कैश बुक का बैलेंस कितना हो गया, 90,000 रुपए, और बैंक का बैलेंस कितने हो गया, 1,00,000 रुपए। तो जब हम BRS बनाने जाएंगे, ये हमारा BRS है, एक ही एंट्री का BRS है, ये केवल BRS है। तो कैश बुक का अंतिम शेष कितना, 90,000 रुपए, बैंक का शेष कितना, 1,00,000 रुपए। तो प्लस और माइनस कितना हो गया, 10,000 रुपए। प्लस और माइनस में कितना हो गया हमारा, 10,000 रुपए। क्लियर है ये बात, यहाँ का देख लिया था अपन ने कॉन्सेप्ट, ठीक। अगला हमारा कैश बुक से ही संबंधित था कि कैश बुक में एंट्री तो है, बैंक में एंट्री नहीं। क्या थी वो, कैश बुक में जमा, बैंक में जमा नहीं। ये ज्यादातर आपके साथ किस चीज में होता है, कभी आप वसूली करते हैं जो चेक द्वारा प्राप्त होती है, जो आप वसूली करते हैं वो चेक द्वारा प्राप्त होती है आपकी, ठीक है। चेक आपको मिल गया, वो जब चेक आपको मिला तो उस चेक को आप जब बैंक में डालते हैं तो वो चेक कितने दिन बाद क्लियर होता है, 3 दिन बाद क्लियर होता है, 3 या 4 दिन बाद क्लियर होता है, ठीक है। तो उस 3 और 4 दिन में तो आपकी कैश बुक तो ज्यादा बढ़ गई। आपने जिस दिन चेक लिखा तो अपनी आय पक्ष में लिख लिया, परंतु बैंक ने आपको क्रेडिट नहीं करा, बैंक ने आपका क्रेडिट नहीं करा खाता, तो यानी आपने अपनी बढ़ा ली लेकिन बैंक बैलेंस आपका नहीं बढ़ा, ठीक है। तो उसी प्रकार का हमने देखा था, कैश बुक में जमा, बैंक में जमा नहीं। 10,000 रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स का चेक था जो हमने कैश बुक में तो ले लिया, कैश बुक में तो ले लिया, परंतु हमारे बैंक में नहीं आया। तो इसमें हमने क्या करा था, इसमें हमने उसको माइनस करा था। बैंक, हमने अपनी कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ा लिया था 1,10,000 रुपए, परंतु बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ा था। तो हमने अपने कैश बुक के बैलेंस में 10 माइनस करा, तो हमें क्या मिल गया, बैंक का बैलेंस मिल गया। हमें क्या मिल गया, बैंक का बैलेंस मिल गया।
तो ये दोनों एंट्रियां जो थी वो आपकी कैश बुक में थी परंतु बैंक स्टेटमेंट में नहीं थी। ये जो दो एंट्रियां थी ये आपकी कैश बुक में थी परंतु बैंक स्टेटमेंट में नहीं थी। ठीक है, अब जो एंट्रियां देखेंगे वो एंट्रियां आपके बैंक में है। अब वो एंट्रियां आपके बैंक में है लेकिन आपकी कैश बुक में नहीं है। वो एंट्रियां आपके बैंक में है लेकिन आपकी कैश बुक में नहीं है। तो उसमें क्या है, उसमें भी एक प्लस होती है एक माइनस होती है। तो जो ग्रीन में लिखी है, जो हरे में लिखी हुई है वो प्लस होती है और जो लाल में लिखी है वो माइनस होती है। क्या है, बैंक में जमा, बैंक में जमा, कैश बुक में जमा नहीं। आप उस लाइन को भी पढ़ेंगे तो वो भी आपको समझ में आ रहा है कि बैंक में जमा यानी बैंक में तो एंट्री है, बैंक में तो आपकी एंट्री दी हुई है सर, परंतु कैश बुक में जमा नहीं है, परंतु कैश बुक में जमा नहीं है। ठीक है, तो इसकी सबसे एग्जांपल क्या है, जो आपको अनुदान प्राप्त हो जाता है, जो आपको अनुदान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अनुदान प्राप्त होता है जब आपको, एक मिनट अपन देखते हैं, क्या था वो, बैंक में जमा, कैश बुक में जमा नहीं। जमा मतलब आपके आय पक्ष में एंट्री नहीं हुई है। तो इसमें सबसे मेन जो आपके यहाँ का जो होता है वो क्या होता है सर, जो सबसे मेन आपका होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका ग्रांट, अनुदान। ठीक है, वो आपका क्या होता है, वो होती है आपकी अनुदान प्राप्त। अनुदान प्राप्त सीधे बैंक खाते में। अनुदान जब हमारे सीधे बैंक खाते में आ जाती है, हमको कब पता लगता है, जब हम स्टेटमेंट लेके आते हैं। हमको कब पता लगता है कि हम स्टेटमेंट जब लेके आते हैं। ठीक है, तो अब मानिए हमारी कैश बुक का, अब हम वही ले लेते हैं, हमारी कैश बुक का बैलेंस, हमारे बैंक का बैलेंस, सीधा सिंपल वही, 1/4/2030 को 1,00,000 रुपए था। केवल एक ही ट्रांजैक्शन हुआ बैंक में, वो भी लेकिन कब आया, ठीक है, हमको अनुदान प्राप्त हुआ। ठीक है, हमको अनुदान प्राप्त कितनी तारीख को हो गया, 30/4 को हुआ। हमको अनुदान प्राप्त हुआ, कितनी राशि का प्राप्त हुआ हमको, मान लीजिए 2,50,000 रुपए का बैंक में जमा। देखिए मैंने बैंक साइड लिखा है, मैंने बैंक में जमा लिखा है। ठीक है, अनुदान प्राप्त बैंक में जमा लिखा है। ठीक है, तो 30 अप्रैल को इसका बैलेंस कितना हो जाएगा, 3,00,000
50,000 रुपए। और इसका बैलेंस कितना रहेगा? आपने कैश बुक में अभी जमा की एंट्री नहीं करी, आपने अनुदान प्राप्त की एंट्री नहीं करी, ठीक है। तो ये 1 लाख हो गया। अब आप इसका फटाफट वीआरएस बना लीजिए अपने जहाँ पे। अपने एक रफ पेज पे बना लीजिए जरा। छोटे छोटे वीआरएस बनाएंगे तो ही आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी तुरंत, ठीक है। मैं बना दे रहा हूँ। कैश बुक बैलेंस, ठीक है। कितनी तारीख का बना रहा हूं मैं? 30/4 का बना रहा हूं। ये शेष राशि है कितने का? 30/4। मैं बैंक लिखूं तो आप इसको बैंक स्टेटमेंट समझिएगा, ठीक है। आप इसको क्या समझेंगे सर? आप इसको बैंक स्टेटमेंट ही मानिएगा, ठीक है। बैंक का मतलब बैंक स्टेटमेंट। आप अपने खाते में बैंक मत ढूंढिएगा, बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। चलो, कैश बुक में बैंक का बैलेंस कितना, कैश बुक का बैलेंस कितना है? 1 लाख रुपए। कैश बुक का बैलेंस कितना है? 1 लाख रुपए, ठीक है। अब मैं लिखूंगा बैंक स्टेटमेंट अनुसार। बैंक स्टेटमेंट अनुसार बैलेंस कितना है आपका? 3,50,000 रुपए, ठीक। 3,50,000 रुपए सर बैंक में जमा, परंतु कैश बुक में जमा नहीं। तो अब आप माइंड कहाँ से सोचना चालू करेंगे? ऊपर से। कहाँ से सोचना चालू करेंगे? यहाँ से, कि मेरे कैश बुक में कितना बैलेंस है? 1 लाख, ठीक। मेरी बैंक में कितना बैलेंस? 3.5 लाख। अब ये जो 2.5 लाख है, इसको मैं कितना जोड़ूंगा कि घटाऊंगा कि मुझे 3.5 लाख मिल जाएंगे? इस 2.5 लाख को मैं जोड़ूंगा कि घटाऊंगा कि 3.5 लाख हो जाएंगे? आपको एक एक ट्रांजेक्शन सोचना है कि बैंक में बढ़ गया है लेकिन कैश बुक में मैंने जमा नहीं करा है, और मुझे कैश बुक का बैलेंस बैंक के बराबर लाना है। तो मैं बैंक में बढ़ गया तो मैं कैश बुक में भी बढ़ा लूंगा। तो बढ़ाने का मतलब है प्लस कर लूंगा, बढ़ाने का मतलब है प्लस कर लूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या एंट्री करूंगा? मैं यहाँ पे लिखूंगा अनुदान प्राप्त, अनुदान प्राप्त, परंतु कैश बुक में जमा नहीं, ठीक है। दिनांक 30/4/2020 को कितना? 2,50,000। सर जी क्लियर है? इसमें किसी को डाउट हो तो पूछिए, इसमें किसी को सिचुएशन समझ में आ रही हो तो पूछिए। ये एक चीज हो गई अनुदान प्राप्त। एक चीज क्या हो गई हमारी? अनुदान प्राप्त। दूसरी चीज क्या हो गई हमारी? ब्याज, बैंक ब्याज। बैंक का इंटरेस्ट होता है सर, आपको पता नहीं होता, बैंक का इंटरेस्ट भी क्रेडिट हो जाता है कभी कभी, ठीक है। बैंक आपको बताता तो है नहीं कि इतना बैंक इंटरेस्ट आपको मिला है, सीधे आपके खाते में डाल देता है। तो वो बैंक ब्याज की राशि भी आपकी क्या आ जाएगी? बैंक ब्याज की राशि भी आपकी क्या होगी? प्लस होगी, ठीक है। अगर कोई बैंक ब्याज की राशि भी होगी तो वो क्या होगी? प्लस होगी, ठीक है। वही राशि, बैंक ब्याज की राशि प्लस करने का मतलब वो जो बैंक ब्याज की राशि आपने कैश बुक में जिस दिनांक को बना रहे हैं, जिस दिनांक को हम बना रहे हैं बीआरएस, उस दिनांक तक आपने कैश बुक में एंट्री नहीं करी,
ये वो एंट्रियां होती हैं जो बैंक में एंट्री है परंतु आपकी कैश बुक में एंट्री नहीं है। तो इस बीआरएस का फायदा क्या होता है? इस बीआरएस को बना लेने के बाद जब आप अगले महीने में बैठेंगे तो इन एंट्रियों को अपनी कैश बुक में एंटर कर देंगे। ठीक है, बीआरएस बनाने का मतलब केवल इतना ही नहीं होता कि वो बीआरएस बना दिया और हमने अपनी रिकॉर्ड में रख लिया कि भैया हमने बीआरएस बना लिया। उस बीआरएस पे एक्शन भी लेना होता है, उस बीआरएस पे एक्शन भी लेना होता है। ठीक है, उस बीआरएस में उस अंतर की राशियों को ठीक भी करना होता है। तो पहले तो हम अंतर निकालना सीखे, अंतर को समझना सीखे, फिर हम जब उस अंतर को समझ जाएंगे, जब हम उस अंतर को समझ जाएंगे तब हम उस अंतर को ठीक कर पाएंगे, तब हम उस अंतर को ठीक कर पाएंगे। ठीक है, तो मकसद अपना क्या है, जो अपना देखिए असल मकसद अपना क्या होना चाहिए कि बीआरएस में कोई भी एंट्री खड़ी नहीं होनी चाहिए। देखिए वही बीआरएस बिल्कुल सही होता है जो बिल्कुल एंट्री जिसकी कोई भी खड़ी ना हो। ठीक है, हम उसको बोलते हैं कि कोई भी एंट्री खड़ी नहीं होनी चाहिए बीआरएस में, अगर है तो वो अगले महीने या अगले पीरियड में ठीक हो जानी चाहिए, अगले पीरियड में ठीक हो जानी चाहिए। तो वो ठीक कैसे करते हैं वो अपन जब सीख जाएंगे कि बीआरएस कैसे बनाते हैं, उसके बाद अपन वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बैंक में जमा, कैश बुक में जमा नहीं, बैंक में जमा कैश बुक में जमा नहीं। ठीक, अब अगला, अब अपन अगला देखते हैं। अगला अपना क्या है, अगला अपना बहुत बैंक से निकासी परंतु कैश बुक में भुगतान नहीं। ठीक है सर, क्लियर मेरी बात? बैंक से निकासी परंतु कैश बुक में भुगतान नहीं। सर जब भी आप लोग, मैंने आपको फ्रॉड बताया था कि गबन से बचाव के लिए भी बैंक रिकंसिलिएशन बनाया जाता है, गबन से बचाव के लिए भी बैंक रिकंसिलिएशन बनाया जाता है। ठीक है, तो दो, जब आप गबन देखते हो ना तो गबन कहाँ मिलते हैं, ज्यादातर गबन कहाँ मिलते हैं आपको? ज्यादातर गबन किस चीज में मिलते हैं? दो एंट्रियों में मिलते हैं सर। आपको जो गबन मिलते हैं वो किस किस में मिलते हैं? वो मिलते हैं एक ये वाले में, कैश बुक में जमा, बैंक में जमा नहीं। जो गबन मिलते हैं सर, आप उसको ध्यान रख लीजिए, ये जो एंट्री होती है, कैश बुक में जमा, बैंक में जमा नहीं, ये एक टाइप का गबन होता है। ठीक है, और दूसरा गबन किस में होता है? बैंक से निकासी, कैश बुक से भुगतान नहीं। ठीक है, पहला गबन किस टाइप का होता है कि हमने इनकम तो लिख दी कैश बुक में, बट वो इनकम बैंक में जमा नहीं करी, वो इनकम बैंक में जमा नहीं हुई, वो किसी और के खाते में जमा हो गई, वो किसी और के खाते में जमा हो गई। तो ये भी एक गबन होता है। ठीक है, हमारी आय हमने कैश बुक में लिखी, बैंक में जाके जमा नहीं करी। जिस बंदे को चेक जमा करने के लिए दिया था वो बंदे ने उसमें फ्रॉड करके अपने खाते में चेक जमा कर लिया, तो ये फ्रॉड होता है। ठीक, दूसरा, आपको आपकी कैश बुक में पेमेंट की एंट्री नहीं है लेकिन बैंक से निकासी हो रही है, जैसे मैंने कहानी सुनाई थी कि वो पर्सन एंट्री निकाले जा रहा था, वो कैश बुक से मतलब वो एक लेटर के थ्रू पैसे निकाले जा रहा था, तो वो भी एक टाइप का गबन होता है। ठीक है, तो इन दो में फ्रॉड के चांसेस ज्यादा होते हैं। इन दो एंट्रीज को हमेशा ध्यान देखना चाहिए, इन दोनों एंट्रीज को हमेशा ध्यान से देखना चाहिए। जब आप बीआरएस बना लेंगे, जब आप इन एंट्रीज का बीआरएस बना लेंगे
तो इन एंट्रियों को दोबारा चेक करना चाहिए, इन एंट्रियों को दोबारा चेक करना चाहिए और केयरफुली चेक करना चाहिए। केयरफुली कहने का मतलब बहुत ही सतर्क होके, सतर्कता के साथ इस एंट्रियों को, इन दोनों एंट्रियों को चेक करना है। देखो, कैश बुक से आपने भुगतान करा, ठीक है, कैश बुक से आपने भुगतान कर दिया, बैंक से भुगतान नहीं हुआ। एक तरह का फ्रॉड इसमें भी होता है कि कैश बुक से किसी और को भुगतान, लेकिन वो गबन की कैटेगरी में नहीं आता। वो ये आता है कि आपने किसी को पैसे दिए या उससे पैसे रख लिए, ऐसा कुछ होता है उसमें। लेकिन ये दोनों जो आते हैं ये बिल्कुल गबन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, ये गबन की कैटेगरी में आते हैं कि आपने दूसरे के पैसे अपने पास रख लिए, दूसरों के पैसे अपने पास रख लिए, ठीक। तो इन दो एंट्रियों को जब भी आप देखेंगे हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी तो अपन इस एंट्री को एग्जाम्पल के तो फॉर्म में हम क्या देखेंगे, ज्यादातर इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे पास अवेलेबल है, अभी हम नॉर्मल कंडीशन पे मांग रहे हैं, हम मानिए आप 1/4/2020 को कैश बुक बैंक कितना 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। बैंक चार्जेस, ठीक है, मैं अभी यही मान रहा हूं कि बैंक चार्जेस, ठीक है, बैंक चार्ज लगाया 30/4 को, कितने रुपए लगाए उसने, मान लीजिए 250 रुपए लगाया, तो 30/4 का शेष कितना हो गया, ये 1 लाख रुपए, और ये हो गया 99,750 रुपए, ठीक है, 99,750 रुपए। अब फटाफट इसकी BRS बना दीजिए, फटाफट इसका BRS बना दीजिए, फटाफट अपने पास इसका BRS बना लीजिए, बहुत इजी है, बहुत इजी BRS है। मैं अपने पे बना रहा हूँ, आप मेरे से तेज बना सकते हैं अभी इसमें, एक रफ पेज पे ही बना लीजिए या मन में ही बना लीजिए। कैश बुक में 30/4 का बैलेंस, मैं देखिए किस तारीख का BRS बना रहा हूँ, दिनांक को बनता है, इस दिनांक को बन रहा है, तो कितना है कैश बुक का बैलेंस, 1 लाख रुपए, ठीक। बैंक चार्ज कितनी तारीख को लिया आपने, 30 अप्रैल 2020 को, कितना 250 रुपए। बैंक स्टेटमेंट कितना, कितना हो गया आपका 99,750, क्लियर है सर, 99,750। इस एंट्री के अलावा और कोई भी एंट्री होगी अगर आपकी इस कैटेगरी में, अगर और कोई भी एंट्री होगी अगर आप इस कैटेगरी में, उसको 2 नहीं, उसको 3 बार चेक कीजिएगा, उसको 3 बार चेक कीजिएगा कि आपके बैंक से बिना आपके चेक या बिना आपके उस अथॉरिटी के किसने पैसे निकाल लिए, क्लियर है। और कैश बुक में जमा है परंतु बैंक में जमा नहीं है। कई बार क्या होता है, जैसे कैश डिपॉजिट होता है, नगद जमा होता है, ठीक है, आपने नगद जमा बोला कि भैया 1 लाख रुपए नगद जमा कराने के लिए भेजा किसी बंधु को, ठीक है, मैं देखिए मैं किसी को वो नहीं, मैं आपको सिर्फ गबन के तरीके बता रहा हूँ। 1 लाख रुपए जमा करके आओ, उस बंधु ने क्या करा, उस बंधु ने 1 लाख रुपए के बजाय 10,000 रुपए जमा करे, ठीक, और आपको जो रसीद ला के दी उसमें 1 जीरो बढ़ा दिया, क्योंकि आपकी रसीद आपके पास होती है, उसमें 1 जीरो बढ़ा दिया, ठीक है, उसने 1 जीरो उसमें बढ़ा दिया, तो वो हो गए आपके पास, तो रसीद कितने की आ गई, 1 लाख रुपए की, लेकिन आपके खाते में जमा कितने हुए, 10,000 रुपए। तो इस टाइप के गबन भी हमने देखे हैं, इस टाइप के गबन भी होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार एक तो वही कैश बुक में जमा परंतु बैंक में जमा नहीं, उसमें जो भी एंट्री होगी वो 3 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए,
3 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए कि कैश बुक में जमा है लेकिन बैंक में जमा नहीं है। ठीक है, कैश बुक में जमा है परंतु बैंक में जमा नहीं है, वो 3 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा इसमें कि बैंक से निकासी परंतु आपकी कैश बुक से भुगतान नहीं, तो ये तो कोई भी एंट्री नहीं होनी चाहिए केवल बैंक चार्ज के अलावा, ये कोई भी एंट्री नहीं होनी चाहिए आपके बैंक चार्जेस के अलावा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर, कंफर्म? चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। अब अपन 10 मिनट बाद मिलते हैं। 1:40 हो रहा है, 1:50 पे रीज्वाइन कर लीजिएगा, 1:50 पे दोबारा रीज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है सर, 1:50 पे दोबारा रीज्वाइन कर लीजिएगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।